बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन पूरे कमोडिटी मार्केट में है। तो गोल्ड और सिल्वर के साथ अगर शुरुआत करें तो आज अहम दिन है, फेड का फैसला आएगा। बुलियन मार्केट की उस पर नजर है कि क्या ब्याज दरों में स्थिरता रहती है या फिर से ब्याज दरें बढ़ाई जाती है, इसको लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। चांदी और सोना दोनों ही एक दायरे में है, हल्की तेजी दिख रही है। क्रूड की बात करें तो सोमवार की भारी गिरावट के बाद कल शानदार तेजी दिखी, 3% तक की रिकवरी दिखी, लेकिन आज दायरे में कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस की बात करें, यहां पर दायरे में कारोबार है 190 के आसपास। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस हल्की कमजोरी दिख रही है और नाइमेक्स पर $2.25 के ऊपर कारोबार कर रहा है। कॉपर की बात करें तो शुरुआती तेजी के बाद अब बाजार दायरे में है, 730 के नीचे अब एमसीएक्स पर कॉपर आ गया, लेकिन जिंक की तेजी बनी हुई है 217 के करीब। एग्री मार्केट में हल्दी जबरदस्त तेजी, 2% से ज्यादा की तेजी दिख रही है, 7850 के ऊपर। जीरा रिकॉर्ड के बेहद करीब है, 49,000 के आसपास। हालांकि 49,000 के ऊपर भी बाजार था, लेकिन अब नीचे आ चुका है। धनिया दायरे में है 5,900 के आसपास। ग्वारसीड और ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम 9,950 रुपए, हल्की गिरावट, और ग्वारसीड 5,150 रुपए के करीब। लेकिन चलिए सबसे पहले बात आज गोल्ड की ही कर लेते हैं। वंदना, बताइए गोल्ड को लेकर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज, क्योंकि इस अहम इवेंट से पहले मार्केट हो सकता है कि काफी वॉलेटाइल हो जाए। अगर सिर्फ डे ट्रेडर के लिए बताइए कि शाम तक किस तरह की रणनीति बनाए और फेड के फैसले से पहले निकल जाए। विश्वान जी, दो तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो है कि चाइना ने इंटरेस्ट रेट कट करा है, तो यहाँ पे रिस्कियर एसेट जो भी है कमोडिटी साइड में उसमें एक बाइंग आ रही है, और फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पॉज करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो गोल्ड में एक जो कहते हैं जो डाउनसाइड है वो लिमिटेड रहेगा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो व्यू है ये बन रहा है थोड़ा सा डाउनसाइड का। लग रहा है कि प्राइसेस में एक और फॉल यहाँ पे आना चाहिए, 59,350 के करीब सेलिंग करना चाहिए, 59,100 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ पे लगा के चलना होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक की मीटिंग है और काफी वोलेटाइल हो सकता है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन। तो 59,475 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। ओवरऑल जो लग रहा है यहाँ पे बायस जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड का बन रहा है। तो यहां पर बिकवाली की सलाह इंट्राडे के लिए 59,350 के लेवल पे बेचना है, 59,100 के टारगेट के लिए। चांदी के लिए क्या कॉल थी वंदना जी? चांदी में मूव जो है बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेस मेटल में यहाँ पे बाइंग आ रही है, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू यहाँ पे बन रहा है चांदी में। मेरे ख्याल से चांदी में वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी यही यहाँ पे रहनी चाहिए। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 72,800 तक प्राइसेस जा सकता है। तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। धर्मेश जी, आपकी रणनीति क्या होगी, क्या सलाह देंगे एक अहम दिन? देखिए, आज का दिन काफी मैन मार्केट में मूवमेंट होना चाहिए। शाम को आप देखिए तो वॉलेटिलिटी काफी हाई होगी, बट अगर देखिए तो ऑलरेडी मार्केट में 80% तक की जो गुंजाइश है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, वो मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में काफी अच्छी पिटाई सोने और चांदी में लास्ट 2 या 3 सत्र में देखने मिली है। तो आज के सत्र में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में एक पुल बैक रैली आनी चाहिए, क्योंकि डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। मार्केट कई बार $1925 $1930 से पलट के फिर से $1980 $1990 के इर्द गिर्द जा रहा है। तो काफी सीमित दायरे में है। चांदी भी देखे तो 23.5 से लेकर 24.5 का दायरा है, $1 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है, तो यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही न्यूज आएगा मार्केट में तो ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर इन है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एक मार्केट में पुल बैक रैली आनी चाहिए। प्लस अगर आप देखिए तो आप चाइना ने भी इंटरेस्ट रेट घटाने की बात कर रहे हैं मार्केट में, तो ये सारे फैक्टर्स सोने को काफी तूल दे सकते हैं और प्राइस यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। अगर आप आगे के देखिए, अगर आप इंडिया में भी देखिए तो सारे जो फिक्स डिपॉजिट्स है वो आगे के 1 साल के बाद में एक यू टर्न दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि बेली कर्व स्टार्ट हो चुका है। एंटिसिपेशन है कि एक क्वार्टर के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट घटने की बात आ जाएगी। तो ये एक फैक्टर इन होगा जब सोने को काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकता है। तो लॉन्ग रन में $2100 के स्तर आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में देखने मिल सकते हैं। तो मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे न्यूज है मार्केट में एक डिप आएगा, आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। व्यू है चांदी को लेकर। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल भी काफी वॉलेटाइल है। चीन के शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट में कटौती से ही यहां पर भी सपोर्ट मिला था। मंडे को एक बड़ी गिरावट के बाद वंदना जी यहां पर कल रिकवरी दिखी थी, आज हल्की तेजी दिख रही है। क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? अगर इंटरेस्ट रेट पॉज रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे बढ़त देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट जो चाइना का है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। ओवरऑल अभी भी यहाँ पे सेंटिमेंट्स बेयरिश है, लेकिन आज के दिन में लग रहा है कि पुल बैक देखने को मिल सकता है। 57.35 ये एक रेंज रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 57.75 का टारगेट
होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 57.10 का लगा के चलना होगा। एक मार्जिनल बाइंग हो सकता है कि आज के दिन में भी आता हुआ हम देख सकते हैं कच्चे तेल में। चलिए, अब धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल की चाल किस तरह की रहेगी? देखिए, मैं वंदना से काफी सहमत हूँ। मार्केट दायरे में है और एक्सपेक्ट करिए कि जो गिरावट आई थी वो फिर से मार्केट में एक रिबाउंड आ सकता है। जब जब मार्केट $70 के नीचे आता है तब तब ओपेक प्रोडक्शन कट करने की बात कर देते हैं। तो ये एक मार्केट में एक सपोर्ट लेवल है जो हमेशा मार्केट में प्राइस को होल्ड करके रखा है। बट अगर आप देखिए तो जून जुलाई हरिकेन सीजन, अभी भी हरिकेन प्रॉपर्ली ट्रिगर हुआ नहीं है। बट अगर ये होता है तो कच्चे तेल में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है और प्राइस $80 के भी पार हो सकता है। तो मैं सलाह दूंगा यहाँ पे बाय करने की। डोमेस्टिक मार्केट में भी रुपए के चलते आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। छोटी टारगेट रहेगी, 5,800 का रहेगा। बट पोजिशनली आज इन्वेंट्री भी है, तो मार्केट यहाँ पे अगर इन्वेंट्री घट के आती है तो ये 5,850 से 5,900 तक के लेवल्स भी छू सकता है। तो बाय साइड में रहने की मेरी सलाह रहेगी कच्चे तेल में। ओके, तो कच्चे तेल को लेकर ये व्यू बन रहा है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की, जहां पर दबाव दिख रहा है। एमसीएक्स कॉटन आज 57,700 तक फिसल चुका है और करीब करीब 0.25% की गिरावट यहां पर दिख रही है। लेकिन मार्केट में किस तरह की खबर है उत्पादन को लेकर और क्या नंबर्स आ रहे हैं? हमारे साथ अतुल गनात्रा साहब हैं, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। सर, स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, अब आप लोग प्रेसिंग के नंबर जारी कर रहे हैं, क्या वजह है और क्या उत्पादन को लेकर किस तरह का अनुमान है ओवरऑल सीजन की अगर बात करें तो? ये तो प्रेसिंग के नंबर है तो पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं मिल पाती है इससे। जी, गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। गुड मॉर्निंग। लास्ट जो हमारा मीटिंग हुआ था 12 जून को, तो करीब 30 मेंबर्स ऑल इंडिया से कमेटी के मेंबर्स जुड़े थे मीटिंग में, और हमने फिर डिसाइड किया कि 10 जुलाई को हम एक नेशनल कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें सभी 10 स्टेट के एसोसिएशन को इनवाइट किया है। 30 के 30 कमेटी मेंबर हाजिर रहेंगे और हमने स्पिनिंग मिल, एमएनसी, ये सबको इनवाइट किया है कि एक बार जो ट्रेड में ऐसा बना हुआ है कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसमें फर्क है और थोड़े क्रॉप के नंबर में भी डिफरेंस आ रहा है, ऐसा मानना है। तो हमने सब एक ऑल इंडिया नेशनल कमेटी की मीटिंग इनवाइट की है। तो वो मीटिंग में हम एक बार फिर से सारे फिगर्स रिव्यू करके 10 जुलाई को हम वो फिगर्स देंगे। ओके सर, ये मीटिंग कहाँ होने वाली है? क्या वर्चुअल मीटिंग होगी? ये या मीटिंग हमारा कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का यहाँ कॉटन ग्रीन में हेडक्वार्टर है, वहाँ पे मीटिंग इनवाइट किया है। तो हमें ऐसा लगता है करीब करीब पूरे ट्रेड से, स्पिनिंग मिल, एमएनसी, ट्रेड, ये सब मिलके 40 से 50 मेंबर अटेंड करेंगे। तो जो बैलेंस शीट में कुछ कमियां हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, क्रॉप के नंबर है, कंजम्पशन के नंबर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब पे हम रिव्यू लेंगे। और ये सब सारे जो एक्सपर्ट आएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि उनसे जो हमारे को इनपुट मिलेगा तो हमारी बैलेंस शीट और पहले से सही है और भी सही हो जाएगी। ओके सर, लेकिन आप भी मार्केट में इतने दिनों से, क्या लग रहा है आपको किस तरह के उत्पादन की उम्मीद है? क्योंकि नंबर्स को लेकर बाजार में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई सेंस अगर आप दे पाए वहां से। देखिए, हमारे जो नंबर आए वो आए हैं 256 लाख बेल्स का प्रेसिंग हुआ है। हाँ, ये तो प्रेसिंग के नंबर है। ये प्रेसिंग के नंबर है और अभी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से और एक 45 लाख बेल्स का प्रेसिंग आने वाले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में, और एक 40-45 लाख गार्ड का प्रेसिंग इंडिया में हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रेसिंग है वो 300 लाख गार्ड के करीब रहेगा। और कुछ कपास है जो बड़े फार्मर के हाथ में है, वो थोड़ा कपास 5 से 10 लाख गार्ड का कपास है, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट सीजन के लिए। क्योंकि इसमें क्या हो गया कि फार्मर को थोड़ा सपोर्ट मिल गया 10% एमएसपी बढ़ने से। अब उनको एक श्योरिटी हो गया कि नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट 7,000 रुपये के ऊपर तो कपास हमारे से लेगी। तो वो हिसाब से एक फार्मर को सपोर्ट है। तो शायद 5 से 10 लाख गांठ जो बड़े फार्मर है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेनली गुजरात में कपास का कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ऐसे लग रहा है कि 300 लाख बेल्स तक का प्रेसिंग हो जाएगा और थोड़ा कपास जो है वो सीड कॉटन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
ओके, यानी 20 300 310 15 तक हो सकता है कि जाए, जिस तरह की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं। सर, अब मेरा सवाल है, आप एमएसपी की बात भी कर रहे थे, कॉटन मीडियम जिसका एमएसपी 2023-24 के लिए बढ़कर 6,620 और कॉटन लॉन्ग का 7,020 हो गया है एमएसपी, लेकिन दाम को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दाम तो और कमजोर ही होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है, दाम को लेकर क्या अनुमान है आपका? देखिए, दाम क्या है कि जो हमारी इंडियन मार्केट है ना, वो मेनली आइस फ्यूचर को फॉलो करती है। तो आइस फ्यूचर है वो अभी एक रेंज बनाया हुआ है, 79 से लेके 85 सेंट का रेंज बाउंड हो गया है आइस फ्यूचर। तो जब तक आइस में तेजी नहीं आएगी, देखिए आप ZC में चाइना की कॉटन मार्केट में अच्छी तेजी आई है। अब आज से 2 महीने पहले चाइना के कॉटन के इंडिया से 5,000 रुपया कैंडी नीचे चल रहे थे, मगर आज चाइना के भाव है वो इंडिया से 8 से 10,000 रुपया चाइना कॉटन महंगा हो गया है। तो ये आइस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आने वाले महीनों में आइस फ्यूचर ऊपर जाएगा तो इंडियन मार्केट उसको फॉलो करेगी। तो हमें ये आइस मार्केट को, फॉरेन की मार्केट को क्लोजली देखना पड़ेगा। जी ओके, शुक्रिया अतुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। फिर 10 जुलाई के बाद आपसे बात करेंगे और फिर से नए फिगर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्पादन के रियल नंबर होंगे, क्योंकि जब वहां पर देश भर के सभी पार्टिसिपेंट जुटेंगे तो डेफिनेटली एक सही आंकड़ों का पता चल पाएगा कॉटन को लेकर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में अगर आज चल रहा है तो वो है टर्मरिक, जहां पर जबरदस्त तेजी है, 2.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है, 7,900 के आसपास। जीरा शुरुआती तेजी के बाद अब फिसलता दिख रहा है, 48,800 पे अब आ चुका है। और धनिया की बात करें तो 5,900 के आसपास कोरिएंडर का मार्केट ट्रेड कर रहा है। वंदना जी, मसालों में क्या आपका आउटलुक क्या है और क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या खरीदे क्या बेचे यहाँ पर? विश्वमोहन जी, काफी एक्शन पैक्ड है ये काउंटर अभी कुछ दिनों से, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हल्दी जो है वो लीड कर रहा है। जीरे में तो तेजी थी ही। यहाँ पे मैं फार्मन कॉन्ट्रैक्ट में 8110 के करीब यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंड करूंगी। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 8250 तक आएगा आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉप लॉस लगाना होगा 8050 का, लेकिन कोई पोजिशनल ट्रेड भी लेना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि हल्दी के प्राइसेस ऊपर 8300 तक इजिली यहाँ पे आ सकता है। तो बाइंग कंटिन्यू रहेगी। रीजन भी है कि एक्सपोर्ट थोड़ा इंप्रूव हुआ है यहाँ पे अप्रैल मंथ में भी, तो ये एक रीजन है। दूसरी चीज है कि सीरिया का मार्केट अभी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं हुआ है जीरे में, तो मुझे लग रहा है कि ये जो अभी बाइंग आ रही है हो सकता है कि ऊपरी स्तर पे यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिले। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर यहाँ पे बाइंग करनी है तो 49,200 के करीब बाइंग करे, करेक्शन पे बाइंग करे। ऊपर टारगेट यहाँ पे 49,850 का आएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 48,900 का। तो जीरा में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग रिकमेंडेशन है, लेकिन करेक्शन पे बाइंग रिकमेंडेशन है, यानी करेक्शन पे खरीदारी की सलाह है। लेकिन हल्दी यहाँ से इनको लग रहा है वंदना जी को कि बेचने की सलाह है, सॉरी हल्दी बेचने की या खरीदने की सलाह है? सलाह है। नहीं वंदना जी, एक बार अपने हल्दी के कॉल को आप वापस से रिवाइज कीजिएगा, कुछ टाइपो एरर यहाँ पे लग रहा है। मुझे लगता है ये बेचना नहीं, ये खरीदारी की सलाह है। जी 8110 पे खरीदना है, 8250 का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 8050 का है। की जो कॉल है ये खरीदारी की सलाह है 8,110 पे 8,250 के टारगेट के लिए। और साथ ही जीरा लोअर लेवल पे खरीदे, वापस से 49,850 तक जीरा जा सकता है। जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बाई की कॉल है हल्दी को लेकर। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम, जहां पर दायरे में कारोबार शुरुआती चाल थी लेकिन अब धीरे धीरे गिरावट बढ़ रही है। 9,800 रुपए के नीचे ग्वारगम और 5,100 रुपए के नीचे ग्वारसीड का वायदा आ चुका है। 2% नीचे अब ग्वारगम है और 1.5% नीचे ग्वारसीड है। वंदना जी, कि अब इन दोनों काउंटर में क्या राय है? मुझे लग रहा है कि ग्वारगम पे एक बेस बन रहा है यहाँ से, और वहां पे एक बाइंग जो है फिर से रिटर्न आएगी। तो करेक्शन पे मैं बाइंग की सलाह दूंगी। 5175 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 5250 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5140 का लगा के हम चल सकते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ग्वार काउंटर में चाहे ग्वारगम हो या ग्वारसीड हो, एक बाइंग बनेगी। एलिनो की भी बात हो रही है। दूसरी चीज है क्रूड में एक अपसाइड आने की वजह से और रिस्क काउंट्स यहाँ पे कम हुए हैं, ये एक रीजन है कि ग्वार में एक मार्जिनल बाय आ सकता है। ग्वार के बाद कॉटन केक पर बताइए, कॉटन केक में क्या करना चाहिए? कॉटन केक की अगर आज चाल देखें तो 2500 के आसपास है, क्या करें वंदना जी, क्या कॉल है कॉटन केक में? थोड़ी सी यहाँ पे मैं बेयरिश हूँ विश्वमोहन जी। जो बाकी कैटल फीड है वो काफी कम दाम पे ट्रेड हो रहे हैं, तो लोग शिफ्ट किए हैं यहाँ।
कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है कि 25 के लेवल पे एक बार कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना चाहिए। 2480 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2545 पर लगा के चल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो पोजिशनल व्यू है वो भी यहाँ पे सेलिंग का है, और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हम 2400 देख सकते हो। तो इंट्राडे में भी यहाँ पे सेलिंग की सलाह है, शॉर्ट टर्म में भी सेलिंग की सलाह है। 25 पे कॉटन केक बेचने की सलाह, 2480 के टारगेट के लिए। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट में मेटल पे चर्चा नहीं हो पाई थी। बेस मेटल्स में धर्मेश जी क्या लग रहा है? बेस मेटल्स की रिकवरी अब धीरे धीरे कम हो रही है। अच्छी तेजी शुरुआती कारोबार में थी चाइना वाले फैक्टर से, लेकिन अब देख रहे हैं दायरे में है। कॉपर 728 के नीचे, एल्युमिनियम हल्की तेजी 205, लेकिन जिंक में अभी भी तेजी बनी हुई है 0.5% ऊपर 216 के ऊपर। क्या करना चाहिए बेस मेटल्स में धर्मेश जी? देखिए, मेरी सलाह रहेगी निवेशकों को, आप जिंक में ध्यान दीजिए। लास्ट हफ्ते भी मैंने कहा था कि जिंक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय करने की, क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आ चुका था। ये 320 की कमोडिटी ऑलमोस्ट 200 पे आ चुकी थी, और अगर आप देखिए लास्ट वीक में 205 206 के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो हमने वहां पे बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, ऑलमोस्ट 10 रुपए ऊपर आ चुका है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा जिंक यहाँ से और तूल पकड़ सकता है, और 220 तक के टारगेट के लिए आप 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। पोजिशनली 240 से 250 की ये कमोडिटी है, तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप सारा कंसंट्रेशन आप जिंक में रखिए, क्योंकि जिंक में अगर मार्केट में थोड़ी सी भी मोमेंटम आई तो ये कमोडिटी सबसे ज्यादा तेजी दिखा सकते हैं, और स्पेशली चाइना की तरफ अगर इसको सपोर्ट मिल गया तो ये 270 280 भी जा सकता है, मे भी 2 से 3 महीने के अंतराल में। तो बाय की सलाह रहेगी मेरी जिंक में। ओके, वंदना जी आपका टारगेट क्या है जिंक का? जिंक मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल वो रखती हूँ, मैं एग्री करती हूँ। जिंक में 217 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। एक जो रेजिस्टेंस है वो ब्रीच होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। 220 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 215 रुपए 50 पैसे का लगा के चलना चाहिए। तो इस कमोडिटी में लग रहा है कि जो अपसाइड है वो कंटिन्यू रहेगा, और इंटरेस्ट रेट कट होता है तो एक बूस्टर फिर से देखने को मिलेगा बेस मेटल काउंटर में। चलिए वापस से हल्दी का रुख कर लेते हैं। अब हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता आ गए हैं, चेयरमैन हैं NCDX हल्दी कमेटी के और कारोबारी भी है। पूनम जी क्या हो रहा है हल्दी में ग्राउंड पर? क्या नई खबर है और क्यों ये तेजी आई है आज? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार यहाँ सर। पर क्या है, तो पूरे मंडियों में थोड़ा ये बाजार जो काफी टूट गए थे, तो सब जगह अराइवल कम हो गई है। 50% अराइवल रह गई है, और डिमांड तो बरोबर बनी हुई है। उसके वजह से थोड़ा थोड़ा जो मोमेंटम आया है वो इसमें 200-300 रुपए हाजिर में भी बढ़े हैं। अब NCDX पे तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब यहाँ से थोड़ा ये पूरा बरसात पानी का भी जो लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर बरसात अच्छी हो जाती है तब तो समझो कोई बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। बरसात कम रही तो इसमें 500-700 रुपए बढ़ने की चांसेस है। ओके सर, तो यहाँ पर अगर क्या सलाह देंगे? जो करंट भाव है 7,850 रुपए के आसपास का, यहाँ पे खरीदे या निकल जाए आज की तेजी में? इसमें यहाँ पे 2 से 3% का रिस्क जरूर है, और लेके चल भी सकते हैं, उतना रिस्क तो उठाना भी पड़ेगा। ओके, 2 से 3% का रिस्क ले तो कहाँ तक चल सकती है हल्दी? ज्यादा नीचे नहीं, 75 टच कर सकती है जो अभी है। और ऊपर में, ऊपर का दायरा क्या देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ हल्दी में? ऊपर 84 का। ओके, 7500 से 8400 का रेंज है। चलिए शुक्रिया पूनम चंद जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हल्दी के बारे में बात की। चलिए अब करेंसी मार्केट की चाल देख लेते। करेंसी मार्केट में कल अच्छी मजबूती दिखी थी। अब 82 रुपए 30 पैसे के आसपास है डॉलर के मुकाबले। धर्मेश जी क्या राय है USD INR पे? देखिए, अगर आप देखें तो 2-3 सत्र में काफी अच्छी पिटाई देखने मिली है डॉलर इंडेक्स में, स्पेशली 104 से 102 की तरफ आ चुका है। बट अगर आप बहरहाल रुपए की बात करें तो रुपए में इतनी वॉलेटिलिटी आ नहीं रही है, मार्केट दायरे में ट्रेड हो रहा है। अगर अच्छी बारिश हुई इंडिया में तो डेफिनेटली रुपया और मजबूत हो सकता है, बट ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर देखिए तो अगर इंटरेस्ट रेट की बात जो चेंज होने की संभावना ज्यादा है तो डॉलर स्ट्रांग होगा और फिर से रुपए में पिटाई देखने मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म में तो मैं अभी भी रुपए में काफी वीक हूँ। मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 83 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं फिर से प्राइस में। तो बाय की सलाह रहेगी मेरी। डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, तो 82 के स्टॉप लॉस से आप पोजिशनली यहाँ पे खड़े रहे तो यहाँ पे एटलीस्ट 70-80 पैसे की कमजोरी रुपए में देखने मिल सकती है। ओके, यानी 82 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर USD INR खरीदने की सलाह। 83 तक जा सकता है ना, रुपए की कमजोरी थोड़ी बढ़ सकती है। वंदना जी आप सहमत है? आपको भी लग रहा है यही?
जी मुझे लग रहा है कि 82.65 तक जो प्राइसेस है वो यहाँ पे डिप्रिशिएट हो सकता है ना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रुख यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रिशिएशन साइड रहेगा। बस एक यहाँ पे रिलीफ है कि क्रूड के प्राइसेस कम हुए हैं, तो जो इम्पोर्ट बिल वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, तो डिप्रिशिएशन जो रहेगा वो लिमिटेड हो सकता है। लेकिन चलिए, आज एक अहम बैठक भी है फेड की, वहां पर किस तरह के फैसले होते हैं, उसका डॉलर पर क्या इंपैक्ट होता है, उससे भी करेंसी मार्केट की चाल आगे चलेगी। शुक्रिया वंदना जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन बाजार आज इक्विटी मार्केट काफी दायरे में, इंडेक्स दायरे में है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफी कुछ हो रहा है। पूरा